नमस्कार। कभी सोचा है कि किसी के जहन में पुरानी यादें कैसे ताजा रहती है या कोई नया आइडिया कैसे आता है? आज हम इन्हीं दो दिलचस्प मानसिक क्षमताओं, याददाश्त और रचनात्मकता की दुनिया में जरा गहराई से उतर रहे हैं। सवाल ये है कि मनोवैज्ञानिक इन्हें मापते कैसे हैं? क्या इनका कोई मीटर होता है? हमारे पास मनोविज्ञान की कुछ स्टडी मटेरियल है जो इन जटिल पहेलियों को समझने और इनके मूल्यांकन यानी असेसमेंट के तरीकों पर रोशनी डालती है। तो आज का हमारा मकसद सिर्फ परिभाषाएं जानना नहीं, बल्कि ये समझना है कि इन अहम दिमागी शक्तियों को वैज्ञानिक कसौटी पर कैसे कसा जाता है और ये जानना हमारे लिए क्यों जरूरी है। चलिए इस दिमागी खोजबीन को शुरू करते हैं। पहले बात करते हैं याददाश्त की। आमतौर पर हम सोचते हैं याददाश्त मतलब जो पढ़ा, सुना, देखा उसे याद रखना, सिंपल। लेकिन मनोवैज्ञानिक इसे कई ज्यादा गहराई से देखते हैं। बिल्कुल, आजकल का नजरिया यह है कि याददाश्त कोई एक अकेली तिजोरी नहीं है, बल्कि दिमाग में कई अलग अलग लेकिन आपस में जुड़े हुए सिस्टम्स का एक पूरा नेटवर्क है। समझने के लिए सबसे बुनियादी बंटवारा है एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी के बीच। एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट सुनने में थोड़े टेक्निकल लगते हैं। आसान शब्दों में इनमें क्या फर्क है? जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में ये कैसे काम करते हैं? हाँ, सोचिए, एक्सप्लिसिट मेमोरी वो है जब आप जानबूझकर पूरी कोशिश करके कुछ याद करते हैं, जैसे किसी दोस्त का फोन नंबर याद करना या इम्तिहान के लिए तारीखें रटना। इसमें आपको पता होता है कि आप अपनी याददाश्त का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसे मापने के लिए पारंपरिक तरीके इस्तेमाल होते हैं, जैसे फ्री रिकॉल यानी बिना किसी इशारे के जानकारी उगलना, या क्यूड रिकॉल जहां कुछ हिंट्स दिए जाते हैं, या फिर रिकग्निशन मतलब दी गई चीजों में से पहचानी हुई चीज को चुनना। अच्छा, जैसे मल्टीपल चॉइस सवालों में सही जवाब पहचानना रिकग्निशन हुआ। और इम्प्लिसिट मेमोरी, क्या वो इसके उलट है? हाँ, कुछ मायनों में इम्प्लिसिट मेमोरी तब काम करती है जब आपका पिछला अनुभव आपके आज के काम को बेहतर बना देता है, लेकिन आपको होश ही नहीं होता कि आप कुछ याद कर रहे हैं। मान लीजिए आपने कोई मुश्किल सा शब्द कहीं पढ़ा था, अब कुछ दिन बाद वही शब्द आपको किसी पहेली में दिखता है जिसके कुछ अक्षर गायब हैं। आपको शायद याद भी ना हो कि आपने ये शब्द पहले देखा था, पर आप उसे आसानी से पूरा कर लेते हैं। ये इम्प्लिसिट मेमोरी का कमाल है। इसे मापने के तरीके भी अलग हैं, जैसे वर्ड स्टेम कंप्लीशन मतलब अधूरे शब्द पूरे करना, या परसेप्चुअल आइडेंटिफिकेशन। मजे की बात यह है कि इसमें अक्सर टेस्ट देने वाले को पता ही नहीं चलता कि उसकी मेमोरी जांची जा रही है। ये तो बहुत दिलचस्प है। मतलब हमारा दिमाग बैकग्राउंड में भी यादें बनाता और इस्तेमाल करता रहता है बिना हमें बताए। तो क्या एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट मेमोरी को जांचने के लिए अलग-अलग तरह के टेस्ट होते हैं? बिल्कुल, एक्सप्लिसिट मेमोरी के लिए कई जाने माने टेस्ट हैं, जैसे वेक्सलर मेमोरी स्केल WMS का रिवाइज्ड वर्जन, या रिवरमीड बिहेवियरल मेमोरी टेस्ट RBMT, जो रोजमर्रा की याददाश्त की दिक्कतों को आंकता है। रिकग्निशन मेमोरी में एक और बारीक बात जांची जाती है, रिमेंबर बनाम नो। रिमेंबर बनाम नो, इसका क्या मतलब, क्या महत्व है इसका? मतलब ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इससे पता चलता है कि याद सिर्फ जानकारी तक पहुंचना ही नहीं, बल्कि उस अनुभव को दोबारा जीने जैसा भी हो सकता है। रिमेंबर यानी याद है कि कब और कैसे देखा था। नो यानी बस जाना पहचाना सा लग रहा है पर डिटेल याद नहीं। और अल्जाइमर जैसी बीमारियों में ये दोबारा जीने वाली याददाश्त यानी रिमेंबर अक्सर पहले चली जाती है। ओह अच्छा। जबकि सिर्फ पहचाने जाने वाली भावना नो कुछ हद तक बनी रह सकती है। ये फर्क बीमारी को समझने में मदद करता होगा। हाँ बिल्कुल, ये डायग्नोसिस में काफी मददगार हो सकता है। और इम्प्लिसिट मेमोरी के लिए भी टेस्ट्स हैं। हाँ, उसके बारे में बताइए। उसके लिए कौन से टेस्ट मशहूर हैं? इम्प्लिसिट मेमोरी के टेस्ट्स को भी कुछ श्रेणियों में बांट सकते हैं। जैसे परसेप्चुअल टेस्ट्स में अधूरे शब्द पूरे करना आता है, जैसा मैंने बताया। कॉन्सेप्चुअल टेस्ट्स में किसी शब्द से जुड़े दूसरे शब्द बताना, वर्ड एसोसिएशन जिसे कहते हैं। और एक खास तरह की इम्प्लिसिट मेमोरी है प्रोसीजरल मेमोरी, यानी हुनर सीखना। इसे मापने के लिए मिरर ड्राइंग जैसा टेस्ट होता है। शीशे में देखकर कोई आकृति बनानी होती है। हाँ, वो तो मुश्किल होता है। शुरू में मुश्किल लगता है, पर धीरे धीरे हाथ सज जाता है, भले ही हमें याद ना हो कि हमने ये पहले कब किया था। एमनेशिया के मरीजों में अक्सर एक्सप्लिसिट मेमोरी चली जाती है, पर वो नए हुनर सीख पाते हैं। ये इम्प्लिसिट मेमोरी के काम करने का बड़ा सबूत है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की याददाश्त का पूरा जायजा लेना है तो सिर्फ ये पूछना काफी नहीं कि उन्हें क्या याद है, बल्कि ये भी देखना होगा कि वो अनजाने में कितना कुछ सीख और इस्तेमाल कर रहे हैं। एकदम सही।
इसीलिए शेक्टर और टुल्विंग जैसे शोधकर्ताओं ने तो याददाश्त के और भी बारीक हिस्से बताए हैं। उन्होंने करीब 5 मुख्य मेमोरी सिस्टम्स का मॉडल दिया है, जैसे प्रोसीजरल मेमोरी, कौशल सीखना, साइकिल चलाना; परसेप्चुअल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, शब्दों और चीजों की शक्ल पहचानना; सिमेंटिक मेमोरी, सामान्य ज्ञान जैसे दिल्ली राजधानी है; वर्किंग मेमोरी, दिमाग की वो रैम जो जानकारी को कुछ देर पकड़ कर रखती है ताकि हम उस पर काम कर सकें; और एपिसोडिक मेमोरी, हमारी निजी जिंदगी की घटनाएं, कल रात का खाना। हर सिस्टम को मापने के अपने तरीके हैं, कुछ एक्सप्लिसिट, कुछ इम्प्लिसिट। बिल्कुल। और क्या इसमें भविष्य की बातें याद रखना भी शामिल है? जैसे मुझे याद रखना है कि कल सुबह डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है, ये कौन सी मेमोरी हुई? हाँ, ये भी याददाश्त का एक अहम पहलू है, जिसे प्रोस्पेक्टिव मेमोरी कहते हैं। यानी भविष्य में किसी तय समय पर या किसी खास मौके पर कुछ करने का इरादा याद रखना। ये रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बेहद जरूरी है। दवाई लेना, किसी को कॉल करना, अपॉइंटमेंट पर पहुंचना। उम्र बढ़ने या दिमाग पर चोट लगने से अक्सर ये क्षमता कमजोर पड़ जाती है। अच्छा, तो सिर्फ बीती बातें याद रखना ही नहीं, आने वाले कल की योजनाएं याद रखना भी जांचना जरूरी है। हाँ, रेट्रोस्पेक्टिव और प्रोस्पेक्टिव दोनों ही जरूरी हैं। वाकई याददाश्त का आकलन कोई सीधी सादी चीज नहीं, ये तो दिमाग के कई अलग अलग हिस्सों और तरीकों का मिला जुला ताना बाना है। चलिए अब गियर बदलते हैं और याददाश्त से रचनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी की तरफ चलते हैं। क्रिएटिविटी मतलब कुछ नया, कुछ अनोखा सोचना। पर क्या सिर्फ अनोखा होना ही काफी है? मनोवैज्ञानिक इसे कैसे परिभाषित करते हैं? और सबसे बड़ा सवाल, इसे मापते कैसे हैं? ये तो याददाश्त मापने से भी ज्यादा मुश्किल लगता होगा। हाँ, रचनात्मकता को मापना वाकई एक चुनौती है। और हाँ, मनोवैज्ञानिक सिर्फ अनोखेपन यानी ओरिजिनलिटी को ही रचनात्मकता नहीं मानते। उनके अनुसार रचनात्मक विचार या उत्पाद वो है जो अनोखा होने के साथ साथ अनुकूलनीय मतलब अडैप्टिव भी हो। यानी वो किसी न किसी तरह से उपयोगी हो, सार्थक हो या किसी समस्या का हल सुझाता हो। अगर कोई विचार एकदम अजीबोगरीब है पर किसी काम का नहीं, तो वो रचनात्मकता नहीं, शायद कुछ और कहलाएगा। और अगर बहुत उपयोगी है पर बिल्कुल साधारण है तो उसे भी रचनात्मक नहीं कहा जाएगा। तो ये अनोखेपन और उपयोगिता का एक संतुलन है। अनोखा भी और उपयोगी भी, ठीक है, पर इसे नापेंगे कैसे? किसी के दिमाग में आया आइडिया कितना अनोखा या उपयोगी है, ये कैसे तय होगा? यहीं पर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। रचनात्मकता मापने से पहले शोधकर्ताओं को 4 मुख्य बातें तय करनी होती हैं। पहला, किसकी रचनात्मकता मापनी है? बच्चों की, बड़ों की? दूसरा, किस क्षेत्र की? क्या हम कला की रचनात्मकता देख रहे हैं या विज्ञान की या रोजमर्रा की समस्या सुलझाने की? तीसरा, किस स्तर की? क्या हम रोजमर्रा की छोटी मोटी क्रिएटिविटी, जिसे लिटिल सी कहते हैं, उसकी बात कर रहे हैं, जैसे खाना बनाने का नया तरीका सोचना, या फिर महान वैज्ञानिक खोज या कलाकृति जैसी बिग सी क्रिएटिविटी की? अच्छा, लिटिल सी और बिग सी। हाँ, और चौथा सबसे अहम, हम रचनात्मकता के किस पहलू पर ध्यान दे रहे हैं? व्यक्ति पर, उसकी सोच प्रक्रिया पर या उसके बनाए उत्पाद पर? पर्सन, प्रोसेस, प्रोडक्ट। पर्सन, प्रोसेस, प्रोडक्ट, ये 3 मुख्य नजरिए हो गए। इन्हें थोड़ा और खोलेंगे। प्रोडक्ट से शुरू करते हैं। ठीक है। प्रोडक्ट मेजर्स यानी उत्पाद आधारित माप में हम सीधे व्यक्ति द्वारा बनाई गई चीजों को देखते हैं, जैसे किसी की लिखी कविता, बनाई पेंटिंग या गढ़ी कहानी। एक तरीका है कंसेंशुअल असेसमेंट तकनीक। इसमें उस क्षेत्र के विशेषज्ञ जैसे कवि या कलाकार मिलकर किसी रचना का मूल्यांकन करते हैं कि वो कितनी रचनात्मक है। मतलब एक्सपर्ट्स की राय ली जाती है। हाँ, एक और तरीका है व्यक्ति से ही पूछना कि उसने जीवन में क्या-क्या रचनात्मक काम किए हैं, जैसे लाइफ टाइम क्रिएटिविटी स्किल्स। अगर बिग सी क्रिएटिविटी मापनी है तो प्रकाशित लेखों, पेटेंटों या मिले पुरस्कारों की गिनती भी की जा सकती है। ये तरीके सीधे आउटपुट पर फोकस करते हैं। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हम देखते हैं कि आखिर बना क्या। हाँ। अब प्रोसेस मेजर्स की बात करते हैं। हाँ। क्या इसमें ये देखा जाता है कि कोई सोचता कैसे है? बिल्कुल। प्रोसेस मेजर्स इस विचार पर टिके हैं कि रचनात्मकता कुछ खास तरह की सोच प्रक्रियाओं का नतीजा है। इसमें सबसे ज्यादा चर्चित है डाइवर्जेंट थिंकिंग यानी अपसारी चिंतन। ये वो क्षमता है जिससे हम किसी एक सवाल या समस्या के लिए बहुत सारे अलग-अलग अनोखे जवाब सोच पाते हैं। ये कन्वर्जेंट थिंकिंग से अलग है, जिसमें हम एक ही सही जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग, इसका कोई उदाहरण देंगे, कोई टेस्ट? हाँ, गिलफर्ड और बाद में टॉरेंस ने इसके लिए कई टेस्ट बनाए। सबसे मशहूर है अनयूजुअल यूसेज टेस्ट। इसमें किसी आम सी चीज जैसे ईंट या कागज क्लिप
कि ज्यादा से ज्यादा अलग अलग और अनोखे इस्तेमाल सोचने को कहा जाता है। फिर देखा जाता है कि कितने जवाब दिए, फ्लुएंसी, कितने अलग अलग तरह के जवाब दिए, फ्लेक्सिबिलिटी, और कितने जवाब बाकियों से हटकर थे, ओरिजिनलिटी। फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी, ओरिजिनलिटी। अच्छा। हाँ, एक और टेस्ट है मिडनिक का रिमोट एसोसिएशन टेस्ट, यानी RAT। इसमें 3 बेमेल से लगने वाले शब्द दिए जाते हैं, जैसे कॉटेज, स्विस, केक, और एक चौथा शब्द सोचना होता है जो तीनों से जुड़ा हो। यहाँ क्या होगा? चीज। सही। चीज, कॉटेज, स्विस चीज, चीज केक। ये दूर की कड़ियां जोड़ने की क्षमता मापता है। टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग टेस्ट का नाम भी काफी सुना है। क्या वो भी इसी डाइवर्जेंट थिंकिंग पर आधारित है? हाँ, TTCT शायद सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले क्रिएटिविटी टेस्ट है, और ये डाइवर्जेंट थिंकिंग के कई पहलुओं को मापते हैं। इनमें लिखने वाले मतलब वर्बल और चित्र बनाने वाले फिगरल दोनों तरह के टास्क होते हैं, जैसे अधूरे चित्रों को पूरा करना, दी गई आकृतियों से चित्र बनाना, किसी तस्वीर को देखकर उसके बारे में सवाल सोचना, उसके कारण और परिणाम सोचना, या किसी असंभव सी लगने वाली स्थिति की कल्पना करना, जैसे अगर बादल जमीन से डोरियों से बंधे होते तो क्या होता। हाँ, ये तो मजेदार लगता है। हाँ, ये कल्पना को उकसाते हैं। टॉरेंस ने इसमें एक और चीज जोड़ी, रेजिस्टेंस टू प्रीमेच्योर क्लोजर, यानी किसी नतीजे पर पहुंचने की जल्दी ना करना, दिमाग को खुला रखना। उनका मानना था कि ये लीक से हटकर सोचने के लिए बहुत जरूरी है। दिलचस्प है कि सोचने के तरीके को भी मापने की कोशिश की गई है। अब तीसरी श्रेणी पर आते हैं, पर्सन मेजर्स। क्या इसमें ये देखा जाता है कि क्रिएटिव लोगों की पर्सनालिटी कैसी होती है? सही पकड़ा। पर्सन मेजर्स इसी मान्यता पर आधारित हैं कि रचनात्मक लोगों में कुछ खास व्यक्तित्व गुण, आदतें या जीवन के अनुभव पाए जाते हैं। इसे मापने के भी कई तरीके हैं। कुछ लोग मानक पर्सनालिटी टेस्ट्स के स्कोर पैटर्न देखते हैं। कुछ ने क्रिएटिविटी के लिए खास पर्सनालिटी स्केल बनाए हैं, जैसे गॉफ का क्रिएटिव पर्सनालिटी स्केल। कुछ खास प्रश्नावली भी बनी है, जैसे हाउ डू यू थिंक, जो सीधे सीधे रचनात्मक रुचियों, मूल्यों, ऊर्जा स्तर, आत्मविश्वास, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, अपरंपरागत सोच जैसे गुणों को आंकती हैं। अच्छा, मतलब पर्सनालिटी और बायोग्राफी से क्रिएटिविटी का अंदाजा लगाना? हाँ, इसके अलावा बायोग्राफिकल इन्वेंट्रीज होती हैं, जो व्यक्ति की पृष्ठभूमि, बचपन के अनुभव, हॉबीज वगैरह के आधार पर रचनात्मक क्षमता का अनुमान लगाती हैं। आइडिया ये है कि कुछ खास तरह के अनुभव और गुण रचनात्मकता को बढ़ावा देते हैं। तो हमारे पास क्रिएटिविटी को आंकने के 3 अलग-अलग नजरिए हो गए, प्रोडक्ट, प्रोसेस और पर्सन। लेकिन क्या ये तीनों तरीके एक ही सिक्के के 3 पहलू हैं? क्या इनसे मिले नतीजे एक जैसे होते हैं? यहीं पर एक बड़ी चुनौती सामने आती है। अक्सर ऐसा नहीं होता। प्रोडक्ट आधारित स्कोर, प्रोसेस आधारित स्कोर और पर्सन आधारित स्कोर में कई बार ज्यादा तालमेल नहीं दिखता। इसे कन्वर्जेंट वैलिडिटी की कमी कहते हैं। कन्वर्जेंट वैलिडिटी की कमी मतलब अलग-अलग टेस्ट एक ही चीज नहीं माप रहे हैं शायद। हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि रचनात्मकता खुद ही इतनी बहुआयामी है कि कोई एक तरीका उसे पूरी तरह पकड़ नहीं पाता। एक और बड़ी बहस प्रोसेस मेजर्स, खासकर डाइवर्जेंट थिंकिंग टेस्ट को लेकर है। वो क्या है? कई बार इन टेस्ट के स्कोर इंटेलिजेंस यानी बुद्धिमत्ता के स्कोर से काफी मिलते जुलते पाए जाते हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या ये टेस्ट वाकई रचनात्मकता माप रहे हैं या फिर ये बस इंटेलिजेंस का ही एक रूप है, जैसे कि समस्या सुलझाने की क्षमता। क्या रचनात्मकता और बुद्धिमत्ता 2 अलग-अलग चीजें हैं या एक ही स्पेक्ट्रम के हिस्से हैं? इस पर अभी भी शोध चल रहा है और कोई पक्का जवाब नहीं है। ये तो वाकई सोचने वाली बात है। और याददाश्त के आकलन की बात करें तो भविष्य में क्या बेहतर होने की उम्मीद है? याददाश्त के क्षेत्र में भी लैब में होने वाले प्रयोगों और क्लिनिक में होने वाले आकलन के बीच एक फासला रहा है। क्लिनिकल सेटिंग्स में अभी भी ज्यादातर पारंपरिक एक्सप्लिसिट मेमोरी टेस्ट पर ही जोर दिया जाता है, लेकिन जैसा हमने देखा, याददाश्त इससे कहीं ज्यादा जटिल है। इम्प्लिसिट मेमोरी और प्रोस्पेक्टिव मेमोरी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए बहुत अहम है, खासकर उम्र बढ़ने या दिमागी चोट के मामलों में। बिल्कुल। तो इन्हें नियमित आकलन का हिस्सा बनाने की जरूरत है। अच्छी खबर यह है कि कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस, जो दिमाग और सोच के रिश्ते को जोड़ता है, तेजी से तरक्की कर रहा है। उम्मीद है कि इससे हमें याददाश्त को और बेहतर और समग्र रूप से समझने और मापने में मदद मिलेगी। ये फासला कम होगा
तो आज हमने समझा कि याददाश्त और रचनात्मकता जैसी रोजमर्रा इस्तेमाल होने वाली क्षमताओं को मापना कितना पेचीदा और बहुआयामी काम है। ये सिर्फ ये देखना नहीं है कि कोई कितना स्मार्ट है या कितने आइडियाज देता है। बिल्कुल, ये आकलन हमें इंसान के दिमाग की अविश्वसनीय जटिलता की एक झलक देते हैं, चाहे वो याददाश्त के अलग अलग सिस्टम हो जो हमें सचेत और अचेतन दोनों स्तरों पर प्रभावित करते हैं, या रचनात्मकता के वो विभिन्न आयाम जो हमारे विचारों, कामों और व्यक्तित्व में नजर आते हैं। और इन आकलनों के नतीजे हमारी शिक्षा प्रणाली, मानसिक स्वास्थ्य देखभाल, यहाँ तक कि रोजगार में भी भूमिका निभाते हैं। ये हमें सिखाते हैं कि लोग कैसे सीखते हैं, कैसे नई राहें तलाशते हैं। आज की इस गहरी खोजबीन के बाद एक सवाल सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जैसे जैसे हम इन दिमागी प्रक्रियाओं को और बेहतर तरीके से समझना और मापना सीख रहे हैं, क्या भविष्य में ऐसे तरीके विकसित हो पाएंगे जिनसे हम जानबूझकर अपनी याददाश्त या रचनात्मकता को बढ़ा सके? और अगर ऐसा संभव हुआ तो एक व्यक्ति और समाज के तौर पर इसके क्या मायने होंगे? क्या ये सबके लिए बेहतर होगा या नई तरह की चुनौतियां पैदा करेगा? इस पर विचार जरूर करें। अगली बार फिर मिलेंगे किसी और विषय की ऐसी ही गहरी पड़ताल के साथ।